Hello RBCians. Now welcome to RBC Online by Zoya ma'am. Today we are going to start with a new content of asexual reproduction. कल के क्लास में मैंने आपका चैप्टर शुरू किया था और हमने रिवीजन स्टार्ट किया है और हमने फर्स्ट पार्ट देखा था कि रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, लाइफ स्पैन क्या होती है, स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन क्या होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस बताई गई हैं एंड ऑल दैट. आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं तो वो किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करते हैं. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टारगेट पे, दैट इज मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो हमारा आज का जो मोड है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार. तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहती है कि अलैंगिक जनन से क्वेश्चन क्या आएगा. तो मैं बेसिक आपको बता दूं, अलैंगिक जनन से जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड के क्वेश्चंस आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अमीबा. तो अमीबा में किस मोड से होता है रिप्रोडक्शन. तो अमीबा में सबको पता होता है फीजन होता है, लेकिन अब कंफ्यूजन कहाँ पर आएगी. फीजन में दो टाइप का फीजन है, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन, यानी कि द्विविखंडन और बहुविखंडन. अब क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया लेकिन उसमें दो ऑप्शंस हैं कि अमीबा किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है. तो सिंपली अगर आप फीजन जानते हैं तो कंफ्यूजन होगी, क्योंकि अमीबा दोनों ही टाइप से रिप्रोड्यूस करता है. वो बाइनरी फीजन भी करता है, वो मल्टीपल फीजन भी करता है, लेकिन कंडीशंस अलग अलग है. ठीक उसी तरह से अलग अलग मोड्स में क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी फंगस हैं वो सभी फंगस जो होते हैं उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया, उनके स्पोर्स आपस में फ्यूज होते हैं. लेकिन एक फंगस है यूनिसेलुलर फंगस जिसको हम कहते हैं ईस्ट, वो करता है बडिंग. तो अब फंगस को लेकर कंफ्यूजन आ गई कि इतने सारे फंगस हैं, सब में तो होता है स्पोर्स के थ्रू स्पोर्युलेशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं स्पोर्स में फ्यूजन होता है, लेकिन ये ईस्ट क्या चीज है. तो ईस्ट एक ऐसा यूनिसेलुलर फंगस है जिसमें क्या होता है, एसेक्सुअल मोड में बडिंग होती है ना. तो चलिए बात करते हैं थोड़ा बहुत एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में स्टूडेंट. ठीक है, तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाने का वक्त आ गया है, डायग्रामेटिकली समझाने का वक्त आ गया है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1. सबसे पहला मोड जो होता है, जो सबसे कॉमन मोड है, दैट इज फिशन. ठीक है, फिशन जिसकी हिंदी होती है विखंडन. अब ये विखंडन का मतलब क्या होता है. विखंडन का मतलब होता है टूट कर बढ़ जाना. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अपने सेलुलर स्ट्रक्चर को तोड़ दे और दो पार्ट में बढ़ जाए, दो से ज्यादा पार्ट में बढ़ जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फीजन कहते हैं. फीजन होने के लिए एनसीईआरटी ने कहा दो स्टेप फॉलो होगा. सबसे पहले होगी कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रिका विभाजन. और नंबर 2 इसको फॉलो करेगा साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस जिसको हम कहते हैं कोशिका विभाजन. तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये दोनों होने के बाद ही फीजन की प्रक्रिया पूरी होती है. पहले अंदर से केंद्रक बटेगा और उसके बाद बढ़ जाता है कोशिका. तो इस तरह से कहा गया कि फीजन में कैरियो और साइटोकाइनेसिस ये दोनों प्रोसेस बेहद इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों के बाद हमारा फीजन प्रोसेस पूरा होता है. आइए डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज अ यूनिसेलुलर अमीबा. ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है. सबसे पहले इसको अगर डिवाइड करना होता है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर, ये जो अंदर वाला न्यूक्लियस है आपके अमीबिक सेल में, अमीबा इज इरेगुलर इन शेप. सबसे पहले इस न्यूक्लियस के अंदर कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि ये न्यूक्लियस सबसे पहले ये न्यूक्लियस बटना शुरू करेगा अंदर से. तो जब न्यूक्लियस बन रहा होता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस नंबर 1. यहाँ पे जो चल रहा है ये है स्टेप नंबर 1, कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पर हम केंद्रक को बीचों बीच बांट रहे हैं. बीचों बीच बंटने के बाद तब जाकर ये जो पेरेंट सेल है ये अपने बॉडी से दो डॉटर सेल बनाएंगे और दोनों डॉटर सेल के पास उनका अपना अपना केंद्रक होगा. तो सबसे पहले बीच से केंद्रक का बंटना, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद हो जाती है सेल की डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस. दिस इज कॉल्ड फीजन इन अमीबा. इसको हम कहते हैं अमीबा में होने वाला फीजन का प्रोसेस. तो ये फीजन बाइनरी फीजन है. क्यों बाइनरी फीजन है? यहाँ से जो आपको ये डॉटर सेल मिले हैं, ये कितने मिले हैं, 2 मिले हैं. ठीक है,
तो ये हमारे डॉटर सेल का नंबर आप खुद देखो कितने में ये डिवाइड हुआ, 2 में डिवाइड हुआ। तो जब एक कंप्लीट पेरेंट सेल न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अपने सेल को भी डिवाइड कर ले और 2 डॉटर सेल बनाए, तो ये हमारे फिजन का पहला टाइप होता है। दिस इज टाइप ए कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये है हमारा बाइनरी फिजन प्रोसेस, यानी कि द्वि विखंडन, जिसमें हमारा एक अमीबिक सेल एक समय पे 2 डॉटर सेल बनाएगा। लेकिन इसी अमीबा में बहुविखंडन होने की भी संभावना होती है। तो बात करते हैं आपसे कि ये बहुविखंडन कैसे करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वी आर प्रोसीडिंग फॉर मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन ऐसे बेसिक एग्जांपल अगर इसकी मैं बात करूं तो एग्जाम्स में इसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये इसका बेहतरीन एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम के बारे में तो आप जानते ही हैं, इट इज अ पैरासाइट, मलेरियन पैरासाइट। प्लाज्मोडियम मच्छर से की एक फैमिली है। इसके स्पोरोजोन्स की वजह से मलेरिया फैलता है। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन नॉर्मली होता है। लेकिन क्वेश्चंस कब कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जब एग्जाम्पल में अमीबा होता है और क्वेश्चन में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों रहता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो फिजन पढ़ा था लेकिन मैम ने बाइनरी फिजन पढ़ाया था। बट एक कंडीशन ऐसी भी है जब अमीबा मल्टीपल फिजन भी करता है, और वो कंडीशन कैसी है, तो हम ये एग्जाम्पल तो याद रखेंगे ही। ये तो प्लाज्मोडियम में श्योर है कि मल्टीपल फिजन होगा, लेकिन अपना दूसरा एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन का खुद अमीबा भी है। कैसे है ये देखिए। अमीबा के पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी जब अमीबा के रेस्पेक्ट में सारे कंडीशन है, दैट इज वी कैन कॉल्ड इट फेवरेबल, यानी कि अभी अमीबा के चारों तरफ की जो अडेप्टेशन है, जो फेवर, जो उसके आसपास का माहौल है वो उसके फेवर में है। अमीबा इज फीलिंग कंफर्टेबल, वो अडेप्टेबल है और वो रिप्रोड्यूस करना चाहता है, रिलैक्स है, कंफर्ट है। तो अमीबा जो है फेवरेबल कंडीशन में कभी भी एक सेल से 2 ही सेल बनाएगा और उसको हम कहेंगे बाइनरी फिजन। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अमीबा के आसपास का जो कंडीशन होता है वो अनफेवरेबल हो जाता है। प्रॉपर सुटेबल टेम्परेचर नहीं है, रिप्रोडक्शन का अडेप्टेशन नहीं है, मतलब अमीबा को मजबूरी में रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके आसपास का जो वातावरण है वो अनुकूलित नहीं है, उसके लिए सही नहीं है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनफेवरेबल। क्या कहेंगे? अनफेवरेबल, यानी कि अनुकूलित। तो ये जो है उसके हिसाब का नहीं है, उसमें वो अडेप्टेबल नहीं है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, दैट विल गो फॉर मल्टीपल फिजन। तब अमीबा क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। अब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या है? बाइनरी फिजन में एक पेरेंट बॉडी से 2 डॉटर सेल बनती हैं, कंडीशन फेवरेबल होती है। लेकिन मल्टीपल फिजन कभी भी होगा अमीबा में तो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, और उससे एक पेरेंट बॉडी जो है वो मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाएगी। अब सवाल ये है कि एक पेरेंट बॉडी से मल्टीपल डॉटर सेल कैसे बनती होंगी, तो आइए आपको दिखाती हूँ मैं। तो बाइनरी और मल्टीपल का फर्क आप समझ गए। ऑर्गेनिज्म एक ही है लेकिन ये दोनों तरीका से रिप्रोड्यूस कर रहा है, पर कंडीशन अलग अलग है। इस बात का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। ये चैप्टर इजी है लेकिन इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजी नहीं होते, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स बहुत है, प्रोसेस बहुत है, और हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है इसकी वो काफी ज्यादा है। इसीलिए इसके हर एक टर्म्स पे आपको ध्यान देना होगा। तो अमीबा में दोनों ही पॉसिबल है, बस कंडीशन का फर्क है। मल्टीपल फिजन होगा अनफेवरेबल कंडीशन में और बाइनरी फिजन होगा फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, अब अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो अमीबा मल्टीपल फिजन कैसे करता है? ठीक है, यहाँ देखिए, ये है एक अमीबा जिसको आप कहते हैं पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल है। ठीक है, इसको क्या करना है, अपने लिए रिप्रोड्यूस करना है। लेकिन अभी इसके आसपास का जो कंडीशन है वो इसके फेवर में नहीं है, फेवरेबल नहीं है। तो फेवरेबल नहीं रहने पर ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है। इट डेवलप अ राउंड बाउंड्री, अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को कंडीशन से बचाने के लिए, जो कंडीशन उसके हिसाब की नहीं है, वो अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाता है। और इस बाउंड्री को हम स्टूडेंट्स कहते हैं सिस्ट। दिस इज कॉल्ड सिस्ट। और ये बाउंड्री बनने की जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इंसिस्टेशन। दैट इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। तो ये इंसिस्टेशन करेगा, अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित करेगा। सुरक्षित करने के बाद ये स्टार्ट करेगा अपना कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, जिससे एक अमीबा के अंदर जो केंद्रक था वो कई सारे केंद्रक में बढ़ जाएगा। मल्टीपल
कैरियोकाइनेसिस हो रही है, आप देख सकते हैं एक केंद्रक जो है वो बहुत सारे केंद्रक बनाएगा, और जैसे ही केंद्रक बनता है स्टूडेंट, तुरंत इसको फॉलो किया जाता है किसके थ्रू, साइटोकाइनेसिस के थ्रू, बिकॉज एवरी न्यूक्लियस वांट्स इट्स साइटोप्लाज्म, वांट्स इट्स सेलुलर ऑर्गेनेल्स अराउंड। तो कैरियोकाइनेसिस को जस्ट फॉलो करेगा साइटोकाइनेसिस, और जितने भी केंद्रक हैं उन सब के साथ बन जाएगा यहाँ पर एक नया डॉटर अमीबिक सेल। ठीक है, तो ये सब मल्टीपल सेल बना लेंगे, और अभी भी इसकी सिस्ट वैसी की वैसी ही रहेगी, क्योंकि अभी तक कंडीशन फेवरेबल नहीं हुई है। जैसे ही अमीबा के आसपास का कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, ये डॉटर सेल अंदर ही छुप के बनाता रहेगा, मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाता रहेगा, अपने सेल को बड़ा करेगा। आपको तो पता है कि अमीबा जो होता है वो इर्रेगुलर शेप का होता है, वो अपने साइज को, अपनी बॉडी को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है या अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकता है, उसके साइटोप्लाज्म आराम से फैल जाते हैं। तो अमीबा बड़ा होगा अंदर से और अंदर में डॉटर सेल्स बनाता जाएगा। जैसे कंडीशन फेवरेबल होगी, इसका जो सिस्ट है वो टूट जाएगा। ये अपने चारों तरफ इसने जो बाउंड्री बनाई थी खुद को बचाने के लिए, सिस्ट जो बनाया था एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म से, वो टूट जाएगी, सिस्ट ब्रेक कर जाएगी, या हम इसको सिस्टोफैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। वो डैमेज कर देगा अमीबा, और जितने डॉटर सेल्स हैं इसके वो सब रिलीज हो जाएंगे। अंदर में जो भी डॉटर सेल्स थे, ये सब डॉटर सेल्स जो है वो बाहर फ्री हो जाएंगे। तो देखिए, एक समय पर एक से ज्यादा डॉटर सेल अमीबा ने बनाया, लेकिन बनाने के लिए उसने सबसे पहले खुद को सपोर्ट किया। कंडीशन फेवरेबल नहीं थी तो अपनी सुरक्षा के लिए सिस्ट बनाया गया, सिस्ट को इंसिस्टेशन कहते हैं। उसके अंदर हुआ केंद्रिका विभाजन, फिर हुआ कोशिका विभाजन, और दोनों पूरा होते होते तक जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी, वो अपने सिस्ट को खुद ब खुद तोड़ देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस इनगल्फिंग द सिस्ट। और उसके बाद वो सारे जो डॉटर अमीबिक सेल है वो सब क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा अमीबा अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन का जो बोर्ड में एग्जाम्पल देगा वो प्लाज्मोडियम देता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अमीबा देता है तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा कि फेवरेबल या अनफेवरेबल। अगर कंडीशन अनफेवरेबल लिखी गई है तो अमीबा मल्टीपल फ्यूजन कर लेगा, और अगर कंडीशन फेवरेबल है तो वो बाइनरी फ्यूजन कर लेगा। तो ये था हमारा फ्यूजन प्रोसेस। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, जो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, दैट इज बडिंग, यानी कि हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बडिंग की प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके सामने है डायग्रामेटिक वर्क। आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बडिंग होती है। बडिंग बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर इसकी डेफिनेशन आप समझना चाहें तो बस हम इतना कह सकते हैं कि जो मेन कोशिका होती है, यानी कि जो पेरेंट सेल होता है, उस पर एक छोटी सी नई कोशिका डेवलप होती है। सबसे पहले वो मेन पेरेंट बॉडी जो है वो अपने केंद्रक को बांटेगा। केंद्रक को बांटने के बाद जो नई कोशिका होगी वो पहले तो अपने पेरेंट सेल से जुड़ी रहेगी, यानी कि कोशिका विभाजन होने के तुरंत बाद वो अलग नहीं होते। कोशिका विभाजन होने पर भी वो अपने पेरेंट से जुड़े रहते हैं, और एक समय के बाद जब वो 100% अपनी कोशिका का निर्माण कर लेते हैं तब वो पेरेंट बॉडी से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ये ईस्ट है, ये है फिगर ए, ये है पेरेंट सेल। ये जो फर्स्ट नंबर में हमने बनाया ये कौन है, पेरेंट सेल। ईस्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं, और ईस्ट जो होता है उसका बोटानिकल बायोलॉजिकल नेम होता है सैक्रोमाइसिस क्रिविजा। ईस्ट का क्या काम होता है, ईस्ट बेकर्स प्रोडक्ट है। बेकरी वगैरह में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आटे को मोल्ड कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। इसके अलावा अल्कोहल की प्रोडक्शन में हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट की मदद से हम इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। बहुत जगह पे ईस्ट का इस्तेमाल है। तो ये है ईस्ट का पेरेंट बॉडी। यहाँ पर आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, ये इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, ईस्ट जो है वो अपनी बॉडी को इलोंगेट करेगा, और इसका जो केंद्रक है ये केंद्रक डिवाइड करना शुरू करेगा। तो देखिए, केंद्रक के डिवीजन होने पर भी इसका जो कोशिका है ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। ये तुरंत सेपरेट नहीं होते, अपनी पेरेंट के साथ जुड़े रहते हैं। तो देखिए, पेरेंट के साथ वो कोशिका जुड़ी हुई है, डॉटर सेल की कोशिका जुड़ी हुई है, और केंद्रक विभाजित हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होने के बावजूद भी यहाँ पर इसका जो बर्ड है, ये जो नया वाला कोशिका, नया वाला जो सेल डेवलप हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, बर्ड्स। देखिए, अभी भी ये अपने पेरेंट सेल से जुड़ा हुआ है, जबकि इसका अपना केंद्रक भी बन चुका है।
तो जैसे इसका अपना केंद्रक बन जाता है, ये पेरेंट के बॉडी से सेपरेट हो जाता है और पेरेंट की बॉडी से अलग होकर ये बनाता है अपना अलग से डॉटर सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो मेन पेरेंट सेल है पहले वो कैरियोकाइनेसिस करेगा, उसके बाद जाके उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और न्यू बर्ड्स डेवलप होंगी और ये बर्ड्स फिर सेपरेट हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड बडिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रा। हाइड्रा में भी क्या होती है, बडिंग होती है। तो हाइड्रा क्या है, एक यूनिसेलुलर साइकॉन फैमिली से, पोरीफेरा फैमिली से बिलोंग करने वाला स्पीसीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और इस हाइड्रा के अंदर क्या होता है, देखिए ये जो मेन पेरेंट बॉडी है हाइड्रा की, ये फुल्ली डेवलप बॉडी है। अब इसमें छोटे छोटे से जगह पे बर्ड्स निकल रहे हैं, जैसे ये एक बर्ड निकला, ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है। तो जैसे ही बर्ड्स निकलते हैं, बर्ड्स थोड़ा सा समय लेते हैं, वो थोड़ा सा डेवलप होते हैं। जब इन बर्ड्स में अपना केंद्रक बन जाएगा और ये थोड़ा इलोंगेट हो जाएंगे और इनके पास अपनी संवेदनशीलता के लिए टेंटैकल्स डेवलप हो जाएगा। ये जो आप बाल की जैसी रचना देख रहे हैं, इसको हम टेंटैकल्स कहते हैं। इसके मदद से कोई भी हाइड्रा संवेदनशीलता को महसूस करता है। तो जब ये टेंटैकल्स डेवलप हो जाएंगे हाइड्रा के, तब जाके हाइड्रा अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और अलग होकर अपने आप को एक मुख्य पेरेंट बनाकर ये इंट्रोड्यूस करेगा और फिर इसमें से फिर न्यू बर्ड्स निकलने शुरू होंगे। तो अपने पेरेंट को ये तभी छोड़ते हैं जब इनके पास टेंटैकल्स डेवलप हो जाता है, इनका केंद्रक इनमें सेटल्ड हो जाता है, तो ये बर्ड्स जो हैं अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो बडिंग जो प्रोसेस, इसको टोरियोलेशन भी कहते हैं हम लोग। तो ये बडिंग प्रोसेस जो है ये इस तरह से पूरी हो गई। ये हाइड्रा हो गया और ये ईस्ट हो गया, है ना। हाइड्रा और ईस्ट दोनों में ही बडिंग के प्रोसेस को देखा गया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अगर वो बडिंग से ऑब्जेक्टिव में एग्जांपल्स पूछते हैं तो हाइड्रा या फिर ईस्ट, ये दो एग्जांपल प्रोमिनेंट है और इसी दो में मैक्सिमम बुक्स में या मैक्सिमम हमारे एनसीईआरटी में इन्हीं दो का रेफरेंस दिया गया है। तो ये था हमारा बडिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने देखा फीजन और बडिंग। तो ये थी अपनी आज की टॉपिक को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँ ताकि शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा रिवीजन कर सकें। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। प्लीज़ टिल देन सपोर्ट, प्लीज़ शेयर द वीडियो as much as you can. Till then, take care, have a safe day. Thank you.